स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो क्लास 11th के लिए जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो चैप्टर का नेम है बच्चों यायावर साम्राज्य। और यायावर साम्राज्य होता क्या है उसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल्स में, और ये कहाँ पर इन्होंने राज किया, शासन किया, उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं यायावर साम्राज्य के बारे में। यायावर साम्राज्य होता क्या है आखिर में। तो वैसे तो आपने देखा होगा, हम सभी को भी बहुत शौक़ होता है ज़्यादा घूमने का। तो वैसे भी ये क्या थे, यायावर साम्राज्य भी क्या थे, घुमक्कड़ होते थे। क्या होते थे? घुमक्कड़। तो कहा जाता था यायावर साम्राज्य जो लोग थे उन्हें घुमक्कड़ कहा जाता था। और ये भी कहा जा सकता है कि यह सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते थे। मतलब ये परिवारों के संगठन में रहते थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वह अपने परिवार के साथ ही रहते थे समूह में। क्योंकि समूह में रहने का एक फ़ायदा क्या है, देखो हम जब भी रहते हैं क्या हम अकेले रहते हैं? नहीं। तो समूह में रहने का फ़ायदा क्या है कि हम किसी भी परेशानियों को, किसी भी समस्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका निदान निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही यायावर साम्राज्य भी एक ग्रुप के अंदर रहते थे। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। मतलब ये जो बोलते हैं ये जो साम्राज्य है वो किसके बारे में दर्शा रहा है? भौतिक। अब भौतिक क्या होता है? ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? भौतिक। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की। मतलब जो यहाँ का साम्राज्य था उसने क्या की, सामाजिक और आर्थिक के अंदर एक ऐसा तालमेल बनाया जिससे कि वहाँ के लोग आसानी पूर्वक रह सकें। तो कहा जाता है जो हमारा यायावर साम्राज्य था वो बहुत ही घुमक्कड़ थे। और ये जो लोग थे तो ये लोग आए कहाँ पे, हम उसके बारे में जानेंगे। अब यायावर साम्राज्य के बारे में हमने बताया आपको। यायावर साम्राज्य ने सबसे पहले कहाँ पर इन्होंने शासन कहाँ पे किया? यूरोप, एशिया तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में मंगोलियों के यायावर लोग दीनहीन। मतलब कहा जाता है जो चीन को ऐसा लगता था कि मंगोलिया क्या है, जो मंगोल है वो क्या है, बहुत ही गरीब है। क्योंकि वहाँ पर दो ही लोग रहते थे, शिकारी और पशुचारक। क्योंकि ये याद रखना, मंगोल के अंदर दो ही समाज के लोग रहते थे। एक तो कौन था? शिकारी, और एक थे पशुचारक। क्लियर है? तो ये दो ही समुदाय थे। तो लेकिन कहा जाता है जो पशुचारक हैं वो क्या होते थे, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अमीर होते थे, मतलब धनी होते थे। लेकिन वहाँ पर जो ये स्थिति थी मंगोल के अंदर वो ऐसी ही बनी हुई थी। तो चीन साम्राज्य को क्या लगता था, भाई यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। तो इसीलिए वो वहाँ पे क्या करते थे, अपना कब्जा बनाकर रखते थे। लेकिन जब यायावर साम्राज्य आया तो वो कहाँ पर आए? मंगोल के अंदर उन्होंने कब्जा किया। मंगोल में आने के बाद उन्होंने क्या किया, चीन को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया, मतलब कि उन्हें हरा दिया। और इस कारण से क्या हुआ, वह मंगोल के लिए क्या बन गया, हीरो बन गया, एक अभिनायक बन गया। नायक बनने के साथ साथ पूरे मंगोल में जो यायावर साम्राज्य की क्या हुई, तूती बोलने लग गई। तूती बोलने का मतलब है उसका दबदबा रहा। और ये मंगोल तक ही सीमित नहीं रहा यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य ने अलग अलग जगहों पर भी क्या किया, अपना कब्जा जमाया। बोलते हैं यायावर साम्राज्य के जो सबसे बड़े शासक रहे जिनका नाम क्या था, चंगेज़ खां। क्या नाम था? चंगेज़ खां। मंगोल पर शासन करने वाले जिनका नाम था चंगेज़ खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी प्रारंभिक सामाजिक राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों से सूत्रपात किया। मंगोल के सामने यह चुनौती थी कि वह केवल अपनी स्टैपी परंपराओं के जरिए हाली वर्षित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। क्योंकि मंगोल का जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, मैंने अभी आपको बोला शिकारी और क्या बोला, पशुचारक। तो मंगोल क्या है, एक तरीके से स्टैपी क्षेत्र है। क्या है? स्टैपी एरिया। स्टैपी एरिया क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घास का मैदान कहते हैं। तो जहाँ पर पशुओं को आसानी से आप चरा सकते हो। और वो घुमक्कड़ हम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई घुमक्कड़ इसलिए होते हैं वो लोग
क्योंकि पशु को चराने के लिए अगर मान लो एक जगह खाना खत्म हो जाता है वो दूसरी जगह जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाने के वो बोलते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ बोलते हैं। ऐसे तो कई बार हमारे घर वाले भी बोल देते हैं, तो पूरे दिन हांडते रहता है, तो हम क्या है, घुमक्कड़ है ना। तो क्या हम खाने की तलाश में थोड़ा ना ढूंढते हैं, हम दोस्त की तलाश में घूमते हैं ना। यहाँ पर ये दोस्त की तलाश में, ये भोजन की तलाश में। यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्होंने नए कदम उठाने पड़े, समझौते भी करने पड़े। किसको? चंगेज़ खां को। बोलते इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब यूरेशिया पे इसका बहुत बड़ा, मतलब यूरोप एशिया में इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। इसने मंगोल के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। मतलब कि उसका पूरा इतिहास जो था, गाड़ी ऐसे थी पलटी हुई, उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। मतलब उसके ऊपर कब्जा था और उस कब्जे को हटाकर वो नायक बन गए और उन लोगों ने उसका साथ दिया। बदले में लोगों ने उन्हें कैसा साथ दिया? चंगेज़ खां का, उनकी सेना के रूप में। क्योंकि उन्होंने क्या किया, मंगोल वासियों को अपनी सेना के रूप में प्रयोग किया। इसी में स्टेपी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। स्टेपी जो घास का मैदान होता है हमारा, निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा। मतलब बोलते स्टेपी एरिया में उन्होंने कोई भी अपना इतिहास नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि बोलते इसीलिए यायावर साम्राज्य यहाँ पर आई। उन्होंने यहाँ पर इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकार के दस्तावेज और इसके अलावा प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं जो स्टेपी एरिया में जो थे लोग वाग, उनका कोई भी इतिहास मौजूद नहीं था। तो था किसका भाई? यायावर साम्राज्य का। हमें दस्तावेज मिले, उनके पत्र मिले, उनके यात्रा वृत्तांत मिली, ये सारी चीज़ें उसमें हमें वहाँ पे मिली। लेकिन कहा जाता है इन लेखकों की यायावर ने जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्व ग्रहों से ग्रस्त थी। मतलब बोलते हैं जो इनकी हमें पूरी सूचनाएं नहीं मिल पाई है। किसकी? यायावर साम्राज्य के बारे में। अब रोमन साम्राज्य के अंदर जो है हमारा, ये हम रोमन के बारे में बोल रहे हैं, मंगोल साम्राज्य। रोमन साम्राज्य हमने पहले पढ़ लिया है। मंगोल साम्राज्य के अंदर जो मंगोल समाज है, बोलते हैं वो सफलताओं ने, विद्वानों ने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। जो वहाँ के जो समाज थी उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया, इतिहासकारों को, विद्वानों को। तो कहा जाता है उन्होंने क्या बोला, उसने उनमें से कुछों ने अपने अनुभव, मतलब अनुभव शेयर किए। बोला यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि अन्य मंगोल अधिपतियों के आश्रय में रहे। मतलब कि वो राजा के आश्रय में रहे जो कि अधिक अमीर थे। कहा जाता है इन व्यक्तियों को पृष्ठभूमि जो थी इनकी बिल्कुल ही अलग थी। कहा जाता है उस समय बौद्ध, ईसाई, तुर्की, मुसलमान आदि लोग वहाँ पर थे। कहाँ? मंगोल साम्राज्य के अंदर। बोलते हैं इन लोगों को मंगोल रीति रिवाज का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन इनमें से अनेक ने इनके विषय पे सहानुभूति विवरण, मतलब हालांकि वो मंगोल के परंपराओं से, रीति रिवाज से रूबरू नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने उसको क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम अलग धर्म से हैं और दूसरे धर्म का अगर हमारा दोस्त है तो हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, ये एकता होती है। तो ये उस समय से ही थे, यायावर साम्राज्य में ही। कहते हैं इसी समय मंगोल को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया गया। मतलब मंगोल क्या बोलते थे, क्या है वो, लुटेरे का देश है, मतलब लुटेरे का प्रदेश है, लुटेरे का साम्राज्य है। लुटेरे क्यों? क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे क्या करते थे, तबाही मचाकर उससे वहाँ पर लूट मार करके ही आते थे। और इन्होंने जहाँ पर भी हाथ रखा, मतलब कि वो खाली हाथ वापस नहीं लौटे। मतलब कि वो जहाँ भी जाते थे कब्जा करके ही आते थे। तो इसीलिए इनको लुटेरे भी कहे गए हैं। और इसी कारण से 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशिया क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये तो जो चंगेज़ खां की जो कहानी है वो 13वीं शताब्दी की है, लेकिन हम जार के बारे में अगर हम बात करें, जार शासक जो कब थे, 18वीं और 19वीं शताब्दी। जिस समय भारत के अंदर कौन थे 18वीं शताब्दी तक? मुगल शासक। लेकिन मंगोल के अंदर कौन थे? जार शासक।
तो उसी समय बोलते हैं इन्हें यात्री, सैनिक, व्यापारी, पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार का उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन, प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, पूरा क्या कहला गया है, सोवियत गणराज्य। क्या किस में आ गया है वो, मंगोल सोवियत गणराज्य। सोवियत गणराज्य मतलब क्या होता है, अभी आप जानते हो रशिया के बारे में, तो ये उसी का पार्ट है। अब हम जानेंगे भूमिका के बारे में। भूमिका क्या थी। अब भूमिका से बात आती है, कहा जाता है 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में ही यूरोप और एशिया महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म दिया। और वही शक्ति क्या थी, एक बड़े बड़े खतरे का अनुभव किया। और उसी समय चंगेज़ खां ने मंगोल को संगठित किया। क्या किया उन्होंने, जो मंगोल के जितने भी जो लोग हैं उसको एकजुट किया। बोलते हैं चंगेज़ खां की राजनीतिक दूरदर्शिता, देखोगे आप, ये जो हमारा भारत का मैप है, भारत के ही ऊपर चीन के ऊपर जब जाओगे आप, ये क्या दिखेगा आपको, मंगोल साम्राज्य। क्या दिखेगा, मंगोल साम्राज्य। अब मंगोल साम्राज्य की भूमिकाओं के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, जिसके कारण आपको कुछ समझ में आए। बोलते हैं मंगोल जाति एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी था। मतलब कि वो महासंघ बनाने से मतलब ही नहीं था उसका, दूर दूर जगहों तक, दूर दराज तक उसका क्या था, बोलबाला था। किसका, उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश। मतलब कहते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब उसे भगवान ने भेजा था। किस लिए, तू जहाँ भी जाएगा वहाँ पर तेरा शासन होगा। मतलब इसलिए बोलते हैं उसे भेजा किस लिए द्वारा गया था, ईश्वर के द्वारा। और उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र, मतलब कि मंगोल पर कब्जा तो जमाया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, साम्राज्य संलग्न जैसे उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध चलाया उन्होंने। तो ये था कि जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, यूरोप और एशिया के क्षेत्र में। आते चंगेज़ खां। चंगेज़ खां के आदेश के मुताबिक उसके पोते मोंके, क्या नाम था, मोंके ने फ्रांस के शासक लुई नोवे को क्या किया, हराया। किसने, कहते हैं जो मोंके थे उसके पोते, उन्होंने किसको हराया, फ्रांस के एक शासक को। अब फ्रांस के शासक कौन थे, जिनका नाम क्या था, लुई 9। और उससे बोला स्वर्ग में केवल एक ही शाश्वत आकाश है, जो कि पृथ्वी का केवल एक ही अधिपत्य, चंगेज़ खां स्वर्गपुत्र। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति की ओर विश्व, मतलब कि उसका इतना बोलबाला था कि पूरे विश्व के अंदर उसने परचम लहराया। और उसके दूसरे पोते का नाम क्या था, उसके दूसरे पोते का जो नाम था बेटा, वो था बाटू। क्या नाम था, बाटू ने अपने अभियानों में रूस की भूमिका को मास्को तक रौंद डाला। मतलब कि दोनों ही पोते उसके, मतलब जैसे दादा थे वैसे ही कौन थे, पोते थे। मतलब दादा तो दादा थे ही और पोते उनसे सवा शेर। मतलब कि उन्होंने रूस और उसने फ्रांस। पहले वाले ने किसको, रूस को, फ्रांस को। और दूसरे वाले ने, बाटू ने किसको, मोंके ने फ्रांस को, फ्रांस के शासक लुई 9 को हराया। और इसने पूरे रूस को रौंद डाला। पोलैंड, हंगरी पर विजय प्राप्त की। मतलब इन सभी जगहों पर उसने क्या किया, बाटू ने कब्जा जमा लिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश में मंगोलों पक्ष में था। मतलब कि 13वीं शताब्दी में ऐसा लगता था कि भाई जो पूरे परचम पे कौन है, मंगोल शासक। इसके बाद है बुखारा पे कब्जा। बुखारा एक जगह है जो कि 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासक ने क्या किया, फारसी इतिवृत्त जुवेनी, फारस में ही बुखारा है जो जिसमें क्या किया, फ्रांस में। तो बुखारा पे क्या कर लिया उन्होंने, कब्जा किया। और इस कब्जे का कारण क्या बताया कि मुझे ईश्वर ने भेजा है जो कि सबसे ज़्यादा पापी है, जो सबसे ज़्यादा अमीर है वही सबसे ज़्यादा पापी है। अपना सारा सामान मुझे दे दो और अपने आप मौत के घाट उतर जाओ। तो ये था बुखारा पे जब उन्होंने कब्जा किया था, इन्होंने ये निर्णय दिया था। वो किसके द्वारा भेजे गए, ईश्वर के द्वारा। इसके अलावा मंगोल ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को कौन सा बौना बना दिया। मतलब बोलते हैं सिकंदर को इन्होंने हरा दिया।
इसके बाद है हमारा मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। क्या है? मंगोल की सामाजिक और सामाजिक मतलब वहाँ के समाज और राजनीति क्या थी। समाज के बारे में मैंने आपको बताया। मंगोल क्या था? विविध जन समुदाय, मतलब कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, उसके अंदर ईरानी, तुर्की, बौद्ध आदि लोग क्या कहते थे, रहते थे, इसीलिए हम उसको विविधता का भी प्रदेश कहते हैं। लेकिन ये लोग पूर्व में तातर, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। मतलब कहते हैं उसके पूर्व में कौन रहते थे? तातर, खितान और मंचू लोग रहते थे। ठीक है, ये तीन लोग उसके पूर्व में रहते और पश्चिम में तुर्की कबीले के लोग रहते थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई पशु पालते थे, वो छोटे छोटे पशुओं को पालते, क्योंकि पशु से उन्हें क्या मिलता था? ऊन, चमड़ा, दूध, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती थी, इसलिए वो जानवरों को पालते थे। जब जानवर किसी काम के नहीं रह जाते थे, उसको मार के खा जाते थे। तो जिंदे में भी फायदा और तो इसलिए भाई पहले के टाइम पे लोग इसीलिए शायद पालते होंगे भाई, उन्हें पता कि भाई फ़ायदा जिंदा रहते रहते तो फ़ायदा है ही, और मरने के बाद भी फ़ायदा है। ऐसे हमारे शरीर का है, हमारे शरीर का भी मरने के बाद फ़ायदा है। हमारे विश्व में, हमारी धरती पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि व्यर्थ है। जो हम कूड़ा फेंकते हैं वो भी क्या है? मूल्यवान है। और मंगोल में पशुपालक तो रहते ही थे, पशुपालक तो रहते ही थे। इसके अलावा कुछ शिकारी संग्रह भी थे। कौन थे? शिकारी संग्राहक। शिकारी संग्राहक मतलब क्या होते हैं? जो जानवरों को शिकार बनाते थे। किस लिए? भोजन के लिए। किस लिए? भोजन के लिए। पशुपालक किसको पालते थे? घोड़े, भेड़ और कुछ हद तक अन्य पशुओं को, बकरी, ऊँट को भी पालते थे। भाई भेड़, ऊँट, बकरी, घोड़े, इन सभी को पालते थे। उनका यायावीकरण मध्य एशिया की चरण भूमि पर स्टेपी में हुआ। मतलब उनका जन्म कहाँ पर हुआ? स्टेपी क्षेत्र में हुआ, इसीलिए वो वहाँ पर जानवरों को पालते थे। बोलते हैं आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग इस क्षेत्र का परिदृश्य है। आगे हम बात करते हैं इसी में। ये आप पूरा मैदान देखोगे, ये देखो इस तरीके से जो मैदान है हमारा, पूरा ये स्टेपी एरिया है, जहाँ पर कि जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा पानी से लेकर खाने तक की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। कहा जाता है जितने भी जो पशुपालक थे कबीले के आसपास क्षेत्र में उत्तर की साइबेरियन वनों में रहते थे। जितने भी पशुपालक जो होते थे वो कहाँ रहते थे? साइबेरियाई वनों में। किसमें? साइबेरियाई वनों में रहते थे जो वहाँ के पशुपालक थे। और वह पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे। अब क्या कहा जा रहा है? भाई पशुपालक होते थे जो वो क्या करते थे? बहुत ही गरीब होते थे और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खालों के व्यापार से अपना जीविका उत्पादन करते थे। मतलब गर्मी के समय में वो क्या करते थे? जानवरों को मार के जो उसका चमड़ा होता था उसको बेच के ही अपना जीवन चलाते थे। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में अधिकतम न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया था। मतलब कि अगर अधिकतम तापमान होगा तो कितना होगा और न्यूनतम तापमान होगा तो कितना होगा, उसके अंदर बहुत डिफरेंस जैसे मान लो हमारे भारत के अंदर कितना होता है, हमारी दिल्ली के मैं बताता हूँ आपको 43-45 जब गर्मी पूरी आती है, और सबसे कम कितनी हो जाती है? 1 पहुँच जाती है। 1 पहुँच जाने का मतलब दिल्ली ठीक ठाक ठंडी हो जाती है पूरी सही से। माइनस बहुत रेयर केसेज की हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो गर्मी अपने आप ही बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी, तो इसलिए वो माइनस पूरी नहीं होती है। और ये ऐसा हुआ था लॉकडाउन के टाइम में ठंडी हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी घोड़े बहुत कम चले थे, और जब गाड़ी घोड़े कम चलते तो क्या होता है? पॉल्यूशन और कम भी होगा। पता सबसे बड़ी बातचीत क्या होती है कि हमारा पर्यावरण है बहुत साफ़ होता है। तो बोलते हैं यहाँ पर जो तापमान के अंदर बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन शुष्क गर्मियों की अवधि आती है। मतलब यहाँ पे क्या आते हैं? जो सर्दी का मौसम, अल्पायु, ये सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग रहते हैं, नृत्य जाति और भाषी संबंध ने लोगों को परस्पर जोड़ रखा था। मतलब यहाँ के भाषा के लोगों ने एक दूसरे को जोड़ रखा था। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है? धर्मों को लोगों ने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो वहाँ पे क्या था? भाषा के लोगों ने। ठीक है,
ये देखो, ये है हमारी चीन की दीवार। क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या है ये? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब आते हैं हम थोड़ा सा राजनीतिक के बारे में हम जानते हैं। बोलते हैं मध्य एशिया के यायावर को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। मतलब व्यापार के लिए वो कहाँ जाते थे? चीन के पास। और बोलते हैं चीन के पास जाने के लिए यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन में लाते थे। घोड़े, फर और स्टैपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता। जब वो व्यापार करते तो उन्हें कई प्रकार की प्रॉब्लम होती थी। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में क्या करते थे? सैनिक कार्रवाई कर बैठते थे। मतलब क्या होता था भाई, चीन के लोग सोचते भाई मुझे ज़्यादा फायदा हो, और यायावर सम्राट सोचते थे भाई मुझे ज़्यादा फायदा हो। इसके बीच में क्या होता, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो ऐसा कई दिन तक चला। फिर क्या हुआ, मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे। उन्होंने क्या किया, वह अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मतलब उन्हें किसी न किसी तरीके से उनको मजबूर कर देते थे। तो कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंध को नकार कर केवल लूटमार करने लगते थे। इसीलिए क्या हुआ, चीन ने क्या किया, लूटमार से बचने के लिए ये क्या बनाई, दीवार बना दी। क्या? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताकि मंगोल का कोई भी लोग यहाँ पर लूटमार ना कर सके। क्योंकि ये क्या लोग होते थे, घुमक्कड़ तो होते थे, और ये क्या होते, कब्जा करने वाले। तो इसीलिए लूट मार करने वाले ज़्यादा लोग थे, इसीलिए उनके लिए क्या बना दी गई, दीवार। अब घोड़ा थोड़ा ना कूद के जाएगा दीवार से, है कि नहीं? इसीलिए अब बोलते हैं इसी में जो अस्थायी समाज है कमज़ोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अवस्थित कर दिया और नगरों को लूट लिया। दूसरी ओर यायावर साम्राज्य लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे। मतलब कि आज यहाँ से लूटा और उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह पहुँच गए। जैसे चोर नहीं करता, एक जगह चोरी करने के बाद फिर उस एरिया में 1 महीने तक नहीं आता, जब तक वो लोग भूल ना जाए कि चोरी हुई थी। तो ऐसे ये भी कर देते हैं। तो बोलते हैं यह चीन को अन्य यायावर के विभिन्न शासन के कालों में बहुत अधिक पहुँची। तो बोलते हैं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही अपना प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंद, मतलब जो चीन के राजा थे उन्होंने क्या किया, किलेबंद मतलब होता है जो भाई दीवार वगैरह और किले, ऊंचे ऊंचे किले बना देना। लाल किले में इतनी बड़ी किले क्यों बनी हुई है? लाल किला क्यों बोलते हैं? किला वही है जो कि पूरा घेरा हुआ होता है, उसके अंदर कोई आम आदमी नहीं जा सकता, तुम इतनी दूर तो पार नहीं कर सकते। और हमेशा राजा देखना ऊपर के क्षेत्र में रहता है हमेशा, वो नीचे में रहेगा तो पता ही नहीं चल पाएगा, और नीचे रहेगा तो पूरा दीवार खड़ी रहेगी। कोई भी आक्रमण करे तो उससे पहले उसे पता चल जाए। और उनका खुफिया रास्ता होता है। तुम्हें पता है लाल किले से लेकर यहाँ तो ये हमारे जो आगरा है ना, वहाँ तक का रास्ता है नीचे अंडरग्राउंड। क्योंकि कभी भी अगर युद्ध हो जाता था, अगर राजा को घेर लिया तो यहीं से रास्ते से वो सीधा अंदर सीधा वहाँ निकलेंगे आगरा। सोचो राजा लोग कितने शातिर होते थे। अब आते हैं चंगेज़ खां के बारे में। चंगेज़ खां आखिर थे क्या? चंगेज़ खां का जन्म कब हुआ? 1162 के इस आसपास हुआ। कहा जाता है उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ। कहाँ हुआ? ओनोन नदी। उनका बचपन का नाम क्या था? तैमूजिन। उनके पिता क्या नाम था? येसुजई। क्या नाम था? येसुजई। और उसके पिताजी एक मुखिया थे कबीले के, और क्या कहते हैं उनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? ओलून इके। क्या नाम था? ओलून इके। तैमूजिन और उसके सगे भाई, सौतेले भाई का लालन पालन बड़ी ही कठिनाइयों से हुआ, मतलब बहुत विपत्ति में हुआ। तैमूजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया था बचपन में ही। और क्या कहते हैं उसकी पत्नी बोर्टे, क्या नाम था? बोर्टे। तो याद रखना उसके पिता, माता और उसके पत्नी का नाम पूछ लेता है कई बार 1 नंबर में। और कहते हैं जो उसका दोस्त था, सगा भाई उसका दोस्त था, जिसका नाम क्या था? आंडा, जिसका नाम था जमुका। क्या कहते हैं? जमुका। कहते हैं जमुका उसका पुराना मित्र था और बाद में वो उसका क्या बन गया? शत्रु बन गया। 1180 और 90 में तैमूजिन ओंग खान का मित्र रहा। मतलब कि तैमूजिन ओंग खान वो ये किसका? तैमूजिन का दोस्त बना।
और उसी समय उसने क्या किया, जमुगा को हरा दिया, और जमुगा को हराने के बाद वो धीरे धीरे फैलता चला गया। आगे हम बात करते हैं इसी में चंगेज़ खां के बारे में। 1206 में कुरिलताई में समानता मिलने से पूर्व चंगेज़ खां ने मंगोल को एक शासक अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था। कहते हैं चीन के 1218 में कराखिता की पराजय के बाद, मतलब एक जगह है क्या, कराखिता, उसे हराने के बाद चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित तिएन खान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मतलब जो उस पर भी उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसके बाद इसके कौन आए, इसके पुत्र वगैरह आए, और जो इनके पुत्र थे वो मैं आपको बताता हूँ। और 1227 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। वो डेट याद रखना आप, युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद ही इनके जो था पूरा जो भी संपत्ति थी चंगेज़ खां के उपरांत मंगोल, मतलब कि उसके बाद मंगोल का क्या हुआ, मृत्यु के बाद क्या हुआ, मंगोल साम्राज्य 2 चरणों में विभाजित हो गया। कितने चरणों में बढ़ गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया भाई। एक पहला चरण क्या था 1236 से लेकर 1242 तक, और दूसरा क्या था 1225 से लेकर 1300 तक। ठीक है, इसका 2 काल चरण है, एक नंबर पहले ये और दूसरा नंबर 1255 से। ठीक है, क्योंकि मृत्यु के बाद अब आते हैं इसके उसके बारे में, जो कि इनके कौन कौन से बेटे थे। इनके 4 पुत्र थे, और 4 पुत्रों में से इनका जो पहला पुत्र था जिसका नाम क्या था, कौन चले गए नाम, जोची। और दूसरा है चगताई। तो उनके जो पहले पुत्र थे वो कौन थे, हमारे जोची, जिन्हें स्टेपी प्रदेश पे पूरा कब्जा किया। फिर तो दूसरे कौन थे, चगताई, जो कि स्टेपी के पामीर के पहाड़ के उत्तरी क्षेत्र से मिले। इसके अलावा कौन थे, तीसरे थे हमारे ओगोदेई। कौन थे, ओगोदेई। और चौथे कौन थे, तोलई, सबसे छोटे पुत्र। तो इनको ही पूरी साम्राज्य की जो सत्ता थी वो बांट दी गई थी, और कहा जाता है ये इस तरीके से उनका वंश है। ये रहा ओगोदेई, चगताई, जोची, ठीक है, ये सारे। और पोते का नाम तो बताया था बातू और बरके, मोंके भी थे। तो ये तो था इनका उसके बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं यास। यास क्या होता है, यास पता है ना, बताया था यास क्या होता है। यास जो चंगेज़ खां द्वारा जो दिया गया था उपदेश, नियम कानून, उसी को हम क्या कहते हैं, यास कहते हैं। और जिसके ज़रिए ही उनकी ज़मीनें क्या की गई थी, बच्चों में बांट दी गई थी। और उनके आदेश को ही, इसका प्रयोग उन्होंने पहली बार किया था जब वो युद्ध कर रहे थे तब। और जब वो जिसको संदेश देना होता था वो लिखित माध्यम से देते, जिसके ज़रिए पता चलता था भाई कि उन्हें किस चीज़ से बातें करनी है या नहीं। और इसी को हम यास कहते हैं। चंगेज़ खां के शासनकाल में मंगोल ने विजित राज्यों को, नागरिक प्रशासक को अपने ही यहाँ पर भीतर कर लिया था। और कहा जाता है जो चंगेज़ खां है हमारा, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, पूरा ही जो मंगोल साम्राज्य हो वो क्या हो गया, उसका अंत हो गया। अब यास में एक चीज़ और बताई गई है, 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खां ने वहाँ पर अमीर मुसलमानों को, निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की, मतलब कि उनकी बुराइयाँ की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि वो अपने आप खुद मर जाएं या तो फिर वो। तो यास एक उनका क्या था, एक आदेश था, कानून था, उसी को हम कहते हैं। चंगेज़ खां और मंगोल का विश्व में क्या रहा, मतलब इतिहास में, जैसे कि हमने आपको बताया मेसोपोटामिया में क्या था, मेसोपोटामिया क्या थी, विश्व को देन,
क्या था, कालगन्ना। क्या थी, कालगन्ना। तो ऐसे ही चंगेज़ खां का क्या था, इतिहास में स्थान क्या था, उसके जैसा राजा नहीं था कोई, ठीक है, और उसके जैसा कोई लुटेरा नहीं था। इसके बावजूद उसका क्या हो गया, मंगोल साम्राज्य का, यायावर साम्राज्य का अंत हुआ। क्यों, अंत का कारण क्या है, चंगेज़ खां की मृत्यु के बाद उसकी जो है संपत्ति का बंटवारा कई हिस्सों में बढ़ गया, और उस समय जो उन्होंने क्या किया, कई धर्मों को मान्यता दी, जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ के लोग नाखुश थे उनसे, ठीक है, लोग इच्छाएं पूरा ना होना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, जिसकी वजह से क्या हो गया, यायावर साम्राज्य का अंत हो गया। और यही है हमारा यायावर साम्राज्य, याद रखना, ठीक है। तो यायावर साम्राज्य से ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा, वैसे तो कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बोले चंगेज़ खां की सेना का स्वरूप स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति। तो बोलते हैं पुरानी दशमलव पद्धति, इन्होंने जो जिस पद्धति का प्रयोग किया, किसने, चंगेज़ खां ने दशमलव पद्धति का प्रयोग किया, किस लिए, अपनी सेना को। कहा एक चीज़ मैंने आपको अभी मैं बताता हूँ, कुछ नई चीज़ें हैं। उसकी सबसे ज़्यादा खासियत क्या थी, उसकी सेना ही थी। उसकी सेना अश्वरोही मतलब घोड़े चलाने वाली, तीर अंदाजी, और युद्ध में किस तरीके से क्या करना है, दुश्मनों पर आक्रमण करना है, घेराबंदी नीति उनको आती थी। और यही उसकी क्या थी, सबसे बड़ी विशेषता थी। चंगेज़ खां को चंगेज़ खां बनाने की मुख्य विशेषता क्या थी, उसकी सेना थी। जब उन्होंने क्या किया, मंगोल के अंदर लोगों को क्या किया, वहाँ पर रिलीफ करवाया, तो वहाँ के लोग क्या हुए, उन्होंने क्या किया, उसको सेना के रूप में भर्ती होने के लिए दिया गया। चंगेज़ खां की सेना विभिन्न जनजाति समूह के लोगों, मतलब उसके अंदर जो सेना थी वो अलग अलग धर्मों की थी। वह उनकी पहचान को योजनाबद्ध तरीके से निपटाने के और कृत संकल्प लिया। उन्होंने क्या कहा, सैनिकों को 10, 100, 1000 और अनुमान के तौर पर 10,000 सैनिकों की इकाई में विभक्त कर दिया, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया उन्हें। चंगेज़ खां ने स्टेपी क्षेत्र में प्रचलित दशमलव व्यवस्था से भारी बदलाव ला दिया। मतलब जो स्टेपी क्षेत्र है उसमें कौन सी व्यवस्था लेकर आए, दशमलव पद्धति, जिसके ज़रिए उन्होंने क्या किया, स्टेपी क्षेत्र में बिल्कुल ही बदलाव लेकर आए। अब बदलाव क्या था, सर्वप्रथम उसने प्राचीन जनजाति समूह को विभाजित किया। मतलब जो जनजाति समूह, जनजाति जो स्टेपी क्षेत्र में रहते हैं, जो पशुचारक होते हैं, शिकारी होते हैं, उनको डिवाइड कर दिया। उनके सदस्य को नई सैनिक इकाइयों में व्यवस्थित कर दिया गया। मतलब जो पुराने लोग थे जिन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, उनको स्किल्ड किया, प्रशिक्षित किया, और उन्हें सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया उन्होंने। क्लियर है। इसके अलावा सैनिकों को बाहर जाने के लिए अपने अधिकारी कर दिए, और हर जगह उनकी सेना क्या थी, बहुत ही क्या थी, प्रसिद्ध थी। सेना की इसी को उन्होंने तुमन कहा जाता है। मतलब बोलते 10,000 सैनिकों की थी। करीब जो उनकी सेना थी वो कितनी थी, नवीन सैन्य व्यवस्था सबसे बड़ी इकाई करीब कितनी थी, उसकी जो नई सेना थी वो कितनी थी, 10,000, और जिसको क्या कहते हैं, तुमन। क्या कहते हैं, तुमन। तो तुमन क्या है, चंगेज़ खां की नई सेना को ही हम क्या कहते हैं, तुमन कहते हैं। और यास किसको कहते हैं, जो चंगेज़ खां द्वारा जो नियम कानून जो आदेश दिया जाता है उसे हम यास कहते हैं। तुमन सेना को कहते हैं, और यास आदेश, ठीक है, कानून को। और दूसरी चीज़, दशमलव पद्धति वो स्टेपी क्षेत्र में चलाई गई थी ताकि सेना को बढ़ाया जाने के लिए, सेना को प्रशिक्षित मतलब उसको ट्रेंड करने के लिए बनाया गया था, जिसके ज़रिए उसने विश्व के कई हिस्सों में क्या किया, कब्जा जमाया। क्लियर है। तो बस ये यहीं तक। थैंक यू सो मच।